हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, सुखिंदर कौर जी। एक बार बताइए जल्दी से कि क्या मैं ऑडिबल हूँ और व्हाइट बोर्ड विजिबल है आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे हीट एंड टेम्परेचर वाला टॉपिक। लाइट हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम पढ़ रहे थे हीट एंड टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी का अधिकतम तापमान कितने तापमान पर होता है, मतलब ठीक है। पानी का अधिकतम तापमान, पानी का अधिकतम तापमान लिखिए। पानी का अधिकतम, सॉरी तापमान नहीं, अधिकतम घनत्व। पानी का अधिकतम घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। और वो कितने डिग्री तापमान पर होती है? तो वो याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पानी का मैक्सिमम अधिकतम घनत्व कितने डिग्री तापमान पर होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो बस टॉपिक आपका खत्म ही हो गया। इस टॉपिक में भी कुछ खास नहीं बचा। हो गया आपका हीट और टेम्परेचर का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या किया जाए?
नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लिखिए पदार्थ के गुण। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें प्रेशर की। कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर प्रेशर लगता है, दाब लगता है, ठीक है। जो जो एग्जाम के रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं बस उतना ही करेंगे, फालतू हम कुछ नहीं करने वाले। तो सबसे पहले आता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। याद रखिएगा क्या होता है? फोर्स बाय अपॉन एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है ना, बल बटा क्षेत्रफल, इसी को कहते हैं क्या? प्रेशर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या बन गई प्रेशर की? प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या बन गया? लिखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर याद रखिएगा पास्कल, या फिर और लिखो और पास्कल, और पास्कल याद रखिएगा। तो प्रेशर का, दाब का ऐसा यूनिट क्या है? दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर याद रखिएगा पास्कल। और प्रेशर याद रखिएगा एक स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर एक अदिश राशि है। याद रखिएगा प्रेशर एक अदिश, दो तरह की क्वांटिटीज होती है, स्केलर और एक वेक्टर, एक अदिश और एक सदिश। तो एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। तो प्रेशर दाब एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। प्रेशर का कहते हैं किसी चीज पे जब दाब पड़ता है। मान लो ये कोई बॉक्स है, ठीक है ना, बॉक्स है, यहाँ पर कोई पत्थर पड़ा है और इसमें कुछ पानी है, इसमें कुछ पानी है, ठीक है ना, पानी है। तो लगातार ये जो इतना यहाँ तक पानी भरा हुआ है आपका, इस पानी का दबाव लगातार इसके ऊपर पड़ रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। नेक्स्ट लिखना है आपने अब कुछ लॉ पढ़ने हैं आपने। पास्कल्स लॉ। सबसे पहले लिखो पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। जरा पास्कल्स का लॉ। पास्कल्स का लॉ भी प्रेशर से ही संबंधित है। पास्कल्स लॉ, या फिर लिखिए पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। देखो पास्कल के लॉ की जब भी बात होगी तो प्रेशर आपको पता है क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक पास्कल, ठीक है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? एक पास्कल, यही यूनिट है ना। प्रेशर की यूनिट क्या है? प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना हो गया? एक पास्कल। एक ही बात है, पास्कल ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही तो यूनिट है ना प्रेशर की। तो याद रखिएगा किसी बंद बर्तन के अंदर, कोई बंद बर्तन है मान लो, किसी बंद बर्तन के अंदर द्रव से लगने वाला दबाव हर जगह, याद रखिएगा, समान रूप से लगता है। यही पास्कल का कहना है, ठीक है ना। कि किसी बंद बर्तन के अंदर, लिखिए किसी किसी बंद बर्तन के, किसी बंद बर्तन के अंदर लगने वाला, द्रव से लगने वाला दबाव, द्रव से या लिक्विड से लगने वाला दबाव, लगने वाला दबाव हर जगह समान रूप से लगता है। हर जगह
समान रूप से लगता है, तो यही कहना था पास्कल का, हर जगह समान रूप से लगता है, याद रखिएगा। तो कोई बंद बर्तन है, उसके अंदर आपने लिक्विड डाल दिया, आप लोग डाल देते हैं, बहुत सारे बंद बर्तन होते हैं, कुकर होता है, उसमें आलू उबालते हो तो उस समय पानी डाल देते हो आप उसमें द्रव, तो उस बंद बर्तन के अंदर, और उसके उसको उसके बाद आप बंद कर देते हो, तो उसके अंदर जो द्रव है, तो वो उसका जो प्रेशर लगेगा, जो बल लगेगा, वो हर जगह जो प्रेशर दबाव लगेगा उसका हर जगह समान रूप से लगेगा, याद रखिए। तो यही था पास्कल साइंटिस्ट का कहना, और यही है पास्कल्स लॉ। तो यही कहना था पास्कल का, और यही है, याद रखिएगा, क्या, पास्कल्स लॉ। तो यही आपका पास्कल लॉ। तो पास्कल्स लॉ के यूजेस क्या हैं, कहां कहां लगता है ये पास्कल्स लॉ? तो याद रखिएगा, हाइड्रोलिक प्रेस में, ठीक है, लिखिए हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक प्रेस में, जेसीबी में, आजकल ब्रेक्स लगती हैं आपकी, उसमें क्या होता है, ब्रेक ऑयल डलता है ना, लिक्विड डलता है ना, ब्रेक ऑयल आजकल आपने देखा होगा कारों वगैरह में, तो वहां क्या लिक्विड ही है, लिक्विड की वजह से ही वो प्रेस हो रहा है, ठीक है, लिक्विड की वजह से ही प्रेस हो रहा है, तो इसलिए पावर ब्रेक्स आ गई। पहले तो लेदर पे लगती थी ब्रेक्स, लेकिन अब नहीं लगती, पहले तो गाड़ी की स्टार्टिंग पे नहीं लगती थी, अब स्टार्टिंग पे लगती है, क्योंकि हाइड्रोलिक है। जेसीबी होगी, ठीक है ना, ब्रेक होगी, क्रेन्स होगी आपका, क्रेन्स होगी, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी, हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी, या एलिवेटर्स हो गए, ठीक है ना, या एलिवेटर्स भी बोल देते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट को ही, या फिर एलिवेटर्स हो गए। तो ये सब यहाँ पर कौन सा नियम लगता है, पास्कल्स लॉ। और यहाँ पर लिक्विड ही डाला जाता है, जेसीबी वगैरह में, सब चीजों में। सोचो जेसीबी में इतनी पावर कहाँ से आती है, पूरी की पूरी क्रस्ट की लेयर को उखाड़ देती है जेसीबी, कुछ तो होगा ना उसके अंदर। तो वहां पे लिक्विड ही प्रेजेंट है, जो कि समान रूप से चारों तरफ क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, बल लगाता है, ठीक है, बल लगाता है पूरा का पूरा। तो दबाव और बल लगाने से क्या होगा, दबाव पड़ता है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल आपने और पढ़ना है, सिद्धांत आर्किमिडीज। पास्कल्स के नियम के एग्जांपल याद रखिएगा, हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि जेसीबी में कौन सा नियम लगता है, तो आप कह देंगे पास्कल। पास्कल किस लॉ की वजह से जेसीबी काम करती है, किस नियम पर आधारित होकर जेसीबी, क्रेन, ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है, तो आंसर क्या है, पास्कल का नियम, ठीक है ना, पास्कल का नियम। और पास्कल ने अपने नियम में क्या कहा है, ये पढ़ लो भाई हेडिंग, ठीक है ना, ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, पास्कल ने अपने नियम में क्या। नेक्स्ट आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज, ये तो स्कूल का प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखो आर्किमिडीज के सिद्धांत में क्या कहा गया है, देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, अपथर्स्ट की बात होती है यहाँ पे, अपथर्स्ट, उत्प्लावन की, ठीक है ना, आर्किमिडीज में उत्प्लावन या फिर अपथर्स्ट के बारे में बताया गया, अपथर्स्ट या फिर उत्प्लावन। आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट था, उसका कहना था कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, ठीक है ना, वस्तु द्वारा विस्थापित वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वस्तु द्वारा विस्थापित, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, द्रव के भार के बराबर। तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, याद रखिएगा, द्रव के भार के बराबर। मान लो ये एक पानी से भरा कोई बर्तन है, ठीक है, ये 5 किलो का पत्थर आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, अब मान लो ये पत्थर, यहां तक तो डूबा हुआ है ये पत्थर, ठीक है ना, ये डूबा हुआ है पत्थर, ठीक है ना, और थोड़ा सा पानी के बाहर भी दिख रहा है,
थोड़ा सा पानी के बाहर भी दिख रहा है। तो ये किस वजह से है? तो यहाँ जो पानी के ऊपर है, ये इसके ऊपर क्या लग रहा है, ये यहाँ से जो ऊपर की तरफ उठा है ये इतना, ये यहाँ भी तो आ सकता था ना नीचे बिल्कुल। अगर ये पानी के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर अपथर्स्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अपथर्स्ट या उत्प्लवन काम कर रहा है, जो कि पानी लगा रहा है, ठीक है ना। तो वस्तु द्वारा जो विस्थापित है वो द्रव के भार के बराबर है, ठीक है ना। मतलब वस्तु के भार में आई कमी होती है। सिंपल सी एक बात समझ लो आप, वस्तु के भार में आई कमी, उसकी वजह से अपथर्स्ट लगता है। वस्तु के भार में आई कमी, वस्तु के भार में आई कमी की वजह से जो है वो अपथर्स्ट लगता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर जब भी होगा, तो वस्तु का भार और जब द्रव का भार दोनों का डेंसिटी घनत्व अगर बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में अपथर्स्ट क्या करेगा? काम कर देगा। वस्तु के भार में थोड़ी सी कमी आई जैसे ही, वैसे ही आपका अपथर्स्ट काम करेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये क्या लग जाएगा? आपका अपथर्स्ट लग जाएगा, ठीक है ना। अपथर्स्ट लग जाएगा। कोई भी चीज अगर आप पानी में डुबाते हैं और अगर वो पूरी नहीं डूबती या ऊपर तैरती भी रहती है, तो इसका मतलब उसके ऊपर नीचे से पानी, पानी कौन सा बल लगा रहा है? अपथर्स्ट लगा रहा है, ठीक है ना। पानी कौन सा फोर्स लगाएगा? अपथर्स्ट लगाएगा। और यही बात आर्किमिडीज ने कही थी। किसने कही थी? आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट था उसने कही थी, याद रखिएगा। यही चीज बताई थी किसने? आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने यही चीज बताई थी। अब देखो तैरने के नियम क्या है पानी में। अगर तैरने का नियम है तो आज जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। पानी में तैरने के नियम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन लिखिए। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने के नियम क्या है पानी में। यहाँ पे सरफेस टेंशन भी आएगी अभी, ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और आंसर होता है सरफेस टेंशन। तो लिखिए लॉज ऑफ फ्लोटेशन, तो तैरने के नियम। तो लिखिए लॉज ऑफ फ्लोटेशन, तैरने के नियम। देखो तैरने के नियमों की मैं बात करूं तो देखो तीन कंडीशंस हो सकती हैं तैरने वाली। मान लो ये पानी है, एक बर्तन और ले लो, पानी डाल दो। एक बर्तन और ले लो, इसमें पानी डाल दो। तीन बर्तन ले लिए। एक तो ये चीज होगी कि कोई चीज यहाँ पे होगी, ठीक है ना। एक चीज होगी कि कोई चीज यहाँ पे होगी, मतलब थोड़ी पानी के अंदर थोड़ी सी बाहर। और एक चीज होगी जो कि यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तीन कंडीशन, तीन कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। तो तीन कंडीशन है तैरने की। तो पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूं, कोई चीज बीच में है पानी के, ना ऊपर जा रही है ना ही पूरी तरह से नीचे जा रही है, इसका मतलब है वेट, जो वस्तु का भार है और अपथर्स्ट है वो आपस में क्या है? बराबर है। तो वस्तु जो है इसका भार, वेट, भार, और अपथर्स्ट जो उत्प्लावन है, उत्प्लावन है, उत्प्लावन है, ये क्या है? आपस में बराबर है, याद रखिएगा। ये आपस में क्या है? तो वजन, भार और उत्प्लावन, याद रखिएगा, आपस में क्या है? बराबर है, याद रखिएगा। आपस में क्या है? बराबर है। तो वस्तु का घनत्व और तरल का घनत्व, वस्तु का घनत्व और तरल का घनत्व आपस में बराबर है। इस बात का मतलब क्या है? वस्तु का घनत्व और तरल का घनत्व, जो लिक्विड है जिसमें आपने डुबा रखा है उस वस्तु को, वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा दूसरी कंडीशन में बात करूं, तो दूसरी कंडीशन में वस्तु जो है, ठीक है ना, वस्तु का भार जो है वो कम है। तो भार जो है, वस्तु का वजन जो है, वेट जो है वो कम है, जबकि जो अपथर्स्ट है, उत्प्लावन है, वो ज्यादा लग रहा है। उत्प्लावन ज्यादा लग रहा है, याद रखिएगा। ये दूसरा सिद्धांत है, ठीक है ना। ये दूसरी टर्म आ गई। इसका मतलब जो डेंसिटी है, जो घनत्व है लिक्विड की, तरल की, वो ज्यादा है वस्तु की अपेक्षा। तो तरल का जो घनत्व है ना, इस तरल का घनत्व, तरल का घनत्व, तरल का घनत्व वो ज्यादा है वस्तु के घनत्व की अपेक्षा। तो तरल का घनत्व ज्यादा है वस्तु के घनत्व की अपेक्षा, तभी तो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी से थोड़ा बाहर दिखाई दे रहा है।
तो यही बात है। और तीसरी कंडीशन, अब यहां पे वस्तु पूरी की पूरी डूबी हुई है पानी में, इसका मतलब वजन ज्यादा है और उत्प्लावन जो है वह कम है। भार जो है वो ज्यादा है और उत्प्लावन कम है, याद रखिएगा। तो भार ज्यादा है और उत्प्लावन कम है, याद रखिएगा। तो भार ज्यादा और उत्प्लावन कम, याद रखिएगा। भार ज्यादा और उत्प्लावन कम। भार ज्यादा और उत्प्लावन कम, याद रखिए। मतलब डेंसिटी जो है, घनत्व, इस बार वस्तु की ज्यादा है, ठीक है ना। वस्तु का घनत्व इस बार ज्यादा है। क्या है? वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व ज्यादा है तरल के घनत्व की अपेक्षा, ठीक है ना। तरल का घनत्व कम हो जाएगा यहाँ पे। तो वस्तु का घनत्व ज्यादा रहेगा और तरल का घनत्व, याद रखिएगा, ज्यादा रहेगा। वस्तु का घनत्व ज्यादा रहेगा और तरल का घनत्व कम हो जाएगा। तो ये तीन चीजें हैं, तीन नियम है, याद रखिएगा फ्लोटेशन के। और ये बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि यदि पानी में कोई वस्तु तैरती है और वो बीच में है, पानी के मध्य में है, ठीक है ना, ना ही बिल्कुल ऊपर है और ना ही बिल्कुल नीचे, मध्य में है, तो इसका मतलब क्या है? वजन और उत्प्लावन दोनों बराबर होंगे आपस में। वस्तु का भार और उत्प्लावन जो लग रहा है पानी के द्वारा, वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि आधी वस्तु पानी के बाहर है और आधी वस्तु पानी के अंदर है, इसका मतलब भार जो है, वस्तु का भार कम है और उत्प्लावन उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है। उत्प्लावन क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है यहाँ से। और अगर कोई वस्तु पूरी डूबी हुई है तो इसका मतलब उसका भार ज्यादा है और उत्प्लावन क्या है उसमें? कम है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अब एक और नियम कहता है फ्लोटिंग आइस ऑन लिक्विड। तो बर्फ का तैरता हुआ टुकड़ा, लिखिए, बर्फ का तैरता हुआ टुकड़ा, तीसरी अब नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है। बर्फ का, अभी तक तो वस्तु चल रही थी, अब पानी, बर्फ भी पानी से बनी हुई और पानी भी पानी है, दोनों ही लिक्विड है, बस अवस्थाएं चेंज है। तो लिखिए जरा, फ्लोटिंग आइस ऑन लिक्विड, तो बर्फ पर तैरता हुआ टुकड़ा, पानी का तैरता, बर्फ का तैरता हुआ टुकड़ा, ठीक है ना। फ्लोटिंग आइस ऑन लिक्विड, लिखिए, फ्लोटिंग आइस ऑन लिक्विड, तो बर्फ का तैरता हुआ टुकड़ा, ठीक है। मान लो ये पानी है, ये कोई पानी है पूरा का पूरा, इसमें कोई आपको ये चट्टान दिख रही है, मान लो कुछ इस तरह से ये चट्टान दिख रही है आपको। मैं आपको बता दूं, जितनी ये चट्टान पानी के ऊपर आपको दिखाई देगी ना, बर्फ की, मान लो बर्फ की चट्टान आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मान लो कम से कम 10 गुना भाग तो इसका पानी के अंदर होगा, इस तरह से कुछ, ठीक है ना। इसका 10 गुना भाग कम से कम। तो याद रखिएगा, मान लो 100% में विभाजित है तो मात्र आपको 1/10 भार दिखाई देगा इसका, 1/10, और 9/10 पानी में होगा। मतलब अगर पानी के ऊपर आपको कहीं भी बर्फ दिख जाए, इसका मतलब जितना वो दिख रहा है ना, उससे 9 गुना ज्यादा तो वो पानी के अंदर होगा, बड़ा विशाल, ठीक है ना। जितना वो भार दिख रहा है उससे 9 गुना विशाल, 9 गुना बड़ा वो पानी के अंदर होगा। आप कभी ग्लास में भी आइस क्यूब्स डालोगे तो आप देखोगे बड़ी हल्की सी बर्फ जो है वो ऊपर आती है, बाकी सारी डूबी रहती है बर्फ, और थोड़ी सी पानी के ऊपर रहती है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। क्या क्वेश्चंस बनते हैं? लिखिए, लिखो, एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, अगर तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पानी में पिघल जाए, यदि तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा, तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पानी में, पानी में पिघल जाए, यदि तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पानी में पिघल जाए, तब पानी के लेवल में या पानी के स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पानी के स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो आपसे क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी ग्लास में आइस क्यूब डाल लिया आपने, तो जब आइस क्यूब पिघल जाएगी तो पानी का स्तर घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा? तो आंसर क्या है भाई? समान रहेगा। पानी के स्तर में कोई नो इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना बढ़ेगा ना वो घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें लगता है भाई पानी, बर्फ पिघल गई तो पानी का स्तर तो बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता।
पानी के स्तर पर याद रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो मान लो 100 ml पानी है, 100 ml पानी है। जब आप इसको बर्फ में बदलोगे तो इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मान लो 110 ml हो जाएगा। लेकिन आप बर्फ को फिर से पानी में बदल दोगे ना, फिर से ये 100 ml ही हो जाएगा। तो पानी के याद रखिएगा स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पानी जब दोबारा से बदलोगे फिर से ये क्या हो जाएगा, 100 ml ही हो जाएगा। तो एक और पॉइंट लिखिए, पानी बर्फ से हल्की होती है इसलिए पानी पर तैरती है। पानी बर्फ से हल्की होती है, पानी बर्फ से हल्की होती है, पानी बर्फ से हल्की होती है इसलिए पानी पर तैरती है। तो पानी बर्फ से हल्की होती है इसलिए पानी पर तैरती है, याद रखिएगा। और तैरते हुए याद रखिएगा, तैरते हुए जब बर्फ तैरती है पानी पर तो तैरते हुए याद रखिएगा 1/10 भाग बर्फ का पानी के बाहर, पानी के बाहर, जबकि 9/10 भाग पानी के अंदर होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि जब अगर कोई बर्फ पानी पर तैरती है उसका कितना भाग पानी के बाहर होगा और कितना भाग पानी के अंदर होगा। तो ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है। अब कल मैं आपको कराऊंगा सरफेस टेंशन, ठीक है। कल सरफेस टेंशन बताऊंगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, हिस्ट्री की क्लास में आ जाओ फटाफट से सभी लोग।